Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसका यूनिट 1 कवर कर रहे थे जो है बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब अभी तक हमने क्या कवर किया है सर? अभी तक हमने कवर किया है कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज किया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले कॉस्ट को डिफरेंट तरीके में क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ओके, उसमें से कुछ हमने कवर कर लिया था पिछले क्लास में, कुछ आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले। ओके, अगर आपने अभी तक का क्लासेस नहीं देखा, ये आपका फर्स्ट क्लास है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बाकी के जो 8 क्लास है वो आप देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक हमने सर क्या पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। देखो, कॉस्ट को डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। बाय नेचर और एलिमेंट कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है, बाय फंक्शन उस तरह से भी बाय फंक्शन कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है, बाय वेरिएबिलिटी और बिहेवियर उस हिसाब से भी कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया है, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मलिटी एंड बाय कंट्रोल ऑफ मार्जिनल बाय कॉस्ट फॉर मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। ओके, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बाय नेचर तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया है, जिसमें कॉस्ट को नेचर वाइज, बाय नेचर और बाय एलिमेंट वाइज कॉस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ओके, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एंड इन तीनों को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेबर डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, एंड ओवरहेड जो है आपका डायरेक्ट ओवरहेड है, इनडायरेक्ट ओवरहेड, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने आपको बोला था जितने भी डायरेक्ट वाले पार्ट है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला लो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट। ओके, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड में हमने 4 टाइप के ओवरहेड पढ़ा था। एक था प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था कॉस्ट को बाय फंक्शन, फंक्शन वाइज हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने कॉस्ट को मेनली 5 फंक्शन में डिवाइड किया था। एक था आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, दूसरा था आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा था आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा था आपका सेलिंग, चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड लास्ट वाला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, तो 4 पार्ट में हमने कॉस्ट को डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद हमने कॉस्ट को डिवाइड किया था, कॉस्ट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। ओके, बिहेवियर वाइज हमने कॉस्ट को 3 तरीके से डिवाइड किया है। एक तो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि चाहे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कुछ भी हो, चाहे वो आउटपुट इंक्रीज हो, आउटपुट डिक्रीज हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जो कॉस्ट है ये हमेशा फिक्स रहता है। ओके, उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं अगर आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स और टर्नओवर इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होते, अगर डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होते। ओके, उसके बाद हमने बात किया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते जो कुछ टाइम तक फिक्स रहते, उसके बाद एक सर्टन परसेंटेज में चेंज होते, तो ये पार्टली वेरिएबल है एंड पार्टली फिक्स है। सो पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स कॉस्ट जो होते हैं उन्हें बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, ये तीनों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। अभी हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ओके, बहुत ही सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कॉस्ट को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कॉस्ट को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। वन इज कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनदर इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अच्छा देखो, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन कौन है? ऐसे कॉस्ट जो मैनेजमेंट अपने हाथ में, जिसे कंट्रोल करना मैनेजमेंट के हाथ में, जिसे हम अपने एफर्ट से, हम अपनी प्रॉपर प्लानिंग से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो वही दे रखा है देखो,
कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय ए कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर। ओके, चाहे वो किसी कॉस्ट सेंटर का, प्रॉफिट सेंटर का या फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर हो, इट्स कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। सिंपल सा पॉइंट है, जो कॉस्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। ओके, कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर हेडिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अच्छा, कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर्ड जो भी होता है ना, is a particular responsibility is a in a particular responsibility center is influenced by the action of the manager। क्या है, सिंपल सा कि आप कैसे कॉस्ट कंट्रोल करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जिस भी कॉस्ट सेंटर में आप हो, उसके मैनेजर के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सही एक्शन लेता है तो कॉस्ट कंट्रोल में रहेंगे, अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो कॉस्ट इंक्रीज हो सकते हैं बियॉन्ड आवर बजट। ओके, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सम ऑफ द ओवरहेड आर जनरली कंट्रोलेबल बाय द शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और द फैक्ट्री मैनेजर। देखो, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना कर सकते हैं विदाउट ओवर स्पेंडिंग और विदाउट एनी वेस्टेजेस। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं वो सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर एक्शन। राइट सर। अच्छा, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज नोन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉस्ट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपका क्या है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ओके, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कुछ ऐसे कॉस्ट है जो कि आपको बाय फोर्स देना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द टूल रूम इज कंट्रोलेबल बाय द फोरमैन इन चार्ज ऑफ दैट सेक्शन, बट द शेयर ऑफ द टूल रूम एक्सपेंडिचर व्हिच इज अपोर्शन टू ए मशीन शॉप इज नॉट कंट्रोलेबल बाय द फोरमैन। अच्छा देखो, कुछ कॉस्ट है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, यू हैव टू पे सैलरी, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रेंट वगैरह जो है वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको देना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा होगा, डायरेक्ट लेबर कितना खर्चा होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक कॉस्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नॉर्मलिटी। अच्छा, ये क्या है सर? बाय नॉर्मलिटी, देखो जो कॉस्ट नॉर्मल डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा होता है ना, वो आपका नॉर्मल आउटपुट लेवल में खर्चा होता है, वो क्या है, नॉर्मल कॉस्ट है। ओके, इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉर्मली इनकर्ड इन एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर द कंडीशन इन व्हिच लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। अच्छा देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सही चल रहा है तो जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो आपका नॉर्मल कॉस्ट है। अगर हमारा प्रोडक्शन में जितना रेगुलरली जो खर्चा होता है ना, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन में एक आउटपुट के लिए जितना रेगुलर खर्चा होता है वो आपका नॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है? अगर उससे ज्यादा कुछ होता है, इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन व्हिच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड, इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि नॉर्मली कभी नहीं होता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, क्या है कि हम एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारी गोडाउन तक ला रहे हैं। ओके, अब आपको पता है कि अगर हम ट्रक में या फिर किसी भी व्हीकल में वो ला रहे हैं, अगर हम उसे ओवरलोडिंग करके लाएंगे तो हमारा फाइन कर सकता है। और वैसे ही हुआ, सपोज हम रेगुलरली थोड़ा थोड़ा सामान ला रहे थे, लेकिन एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, बहुत सारा सामान लोड कर लिया और उसकी वजह से 10,000 का पेनाल्टी लग गया। ठीक है, तो ये अबनॉर्मल कॉस्ट नॉर्मली नहीं होता है। ओके, ऐसा हुआ कि एक बार मशीन ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, मशीन खराब हो गया हमारा, उसकी रिपेयर में खर्चा हुआ, ये भी क्या है, अबनॉर्मल कॉस्ट है। एक बार ऐसा हुआ कि फायर एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट में हमारे कुछ गुड्स लॉस हो गए, ये भी अबनॉर्मल कॉस्ट है। अब अबनॉर्मल कॉस्ट जो होते हैं ना, वो एक टाइप के लॉस होते हैं, वो रेगुलरली नहीं होते। ठीक है, वो रेगुलरली नहीं होते, इसीलिए वो लॉस है। अब लॉस होगा तो आपको क्या करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसे चार्ज करना है। उसे क्या करना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको चार्ज करना है। तो अभी तक सर हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जिस कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो दे आर कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है।
सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में आपका जो भी खर्चा होता है वो नॉर्मल कॉस्ट है। एंड अगर मैं बोलूं अबनॉर्मल कॉस्ट, अबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में इनकर्ड नहीं होता है वो आपका अबनॉर्मल कॉस्ट है। ओके, चलो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय कॉस्ट यूज्ड इन द मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल डिसीजन मेकिंग में कुछ कॉस्ट जो डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया। ओके, देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप के कॉस्ट है जो आपके शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। चलो, एक है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा कॉस्ट है जो कि इनकर्ड होने से पहले आपने कैलकुलेट कर लिया या फिर उसका कंप्यूटेशन आपने कर लिया। देखो, a cost which is computed in advance before the production or operation start on the basis of specification of all the factors affecting the cost is known as predetermined cost। okay, देखो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपको पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा सर, देखो सिंपल सा चीज है, रेंट। रेंट तो आपको चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो आपको पता है। आपको पता है कि आपका, अगर आपने ओनर के साथ, जो बिल्डिंग का ओनर है या फिर जो फैक्ट्री जिस जगह का आप ले रहे हो ना, जो प्लेस में आप प्रोडक्शन करते हो, अगर उसकी ओनर के साथ आपका एग्रीमेंट है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका रेंट पूरे साल में कितना आने वाला है। अगर आपके पास एम्प्लॉइज है, आपको सैलरी कितना देना है। तो ये कुछ कॉस्ट है जो आपको पहले से ही पता चल जाएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन और बिफोर एक्टिव प्रोडक्शन, राइट। तो इसे बोला जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। उसके बाद एक टाइप का कॉस्ट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फॉर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ efficient operation and the relevant necessary expenditure. It may be used as a basis for price fixation for control through variance analysis। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, ये भी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑल्सो इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और ए पार्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो कि मैनेजमेंट यूज करता है एज ए बेस, जो कि मैनेजमेंट यूज करता है एज ए बेस, सॉरी, ओके, जो कि मैनेजमेंट, 1 मिनट, सॉरी, जो कि मैनेजमेंट यूज करता है एज ए बेस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, एफिशिएंट ऑपरेशन एंड द रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। इट मे बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर द प्राइस फिक्सेशन एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि मैनेजमेंट एज ए बेस यूज करता है फॉर कॉस्ट कंट्रोल और फॉर कॉस्ट कंपैरिजन और एफिशिएंट कंपैरिजन। ओके, उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय व्हिच एग्रीगेट कॉस्ट इंक्रीज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। अच्छा देखो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सिंपली में अगर हम आपको बोलूं, मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है अगर आपके आउटपुट 1 यूनिट बढ़ जाता है तो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आप अभी 1000 यूनिट बना रहे हो, 1000 यूनिट्स अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसका कॉस्ट है 10,000, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 10,000। अगर आप 1001 यूनिट बनाओगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 10,010 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज है ना, इसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, जो भी कॉस्ट इनकर किया है, दैट विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अच्छा एस्टिमेटेड कॉस्ट ये क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट वो होता है, देखो, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ओके, इन एडवांस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और परचेज। अच्छा, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है उसे प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट भी बोला जाता है, और ये भी मैं बोलूं कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ही होता है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये तीनों आप साइमल्टेनियसली इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट भी वही है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आप एस्टिमेट कर रहे हो कि भाई कितना खर्चा होगा। ओके, आप एस्टिमेट, आपने प्रोडक्शन अभी किया नहीं है, आपने अपनी फैक्ट्री चलाया नहीं है, लेकिन आप बजट बना रहे हो कि भाई कितना, आप एक एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना खर्चा हो सकता है।
दैट विल बी योर एस्टिमेट कॉस्ट। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट या तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। डिफरेंशियल कॉस्ट सर पहले ये बता दीजिए कि होता क्या है। डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट है, ओके, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन. For example, if any change in the proposed in the existing label or in the existing method of production, the increase or decrease in total cost in specific element of cost as a result of decision will be known as incremental or decremental cost. देखो, डिफरेंशियल कॉस्ट या तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो सकता है या तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट हो सकता है। लेकिन सर ये डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? देखो, हम सपोज एक मशीन यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका ऑल्टरनेट कोई मशीन यूज करे जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा या फिर ज्यादा होगा। हम कोई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हैं या फिर हम अभी एक मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम कोई दूसरा मेथड फॉलो करना चाहते हैं, तो जो भी कॉस्ट में चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। द गैप बिटवीन टू, द गैप ऑफ कॉस्ट और द डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दो ऑल्टरनेट के बीच में जो कॉस्ट का डिफरेंस है ना, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, अब ये इंक्रीमेंटल हो सकता है, डिक्रीमेंटल भी हो सकता है। सपोज आपने कोई नया मेथड अप्लाई किया जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो होगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर आपने किसी और मेथड या फिर और कोई प्रोडक्ट या फिर और कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से आपका कॉस्ट कम हो रहा है तो वो होगा डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? दीज आर द नोशनल कॉस्ट व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital, the payment of which is not actually made is an example of imputed cost. These costs are similar to opportunity cost. देखो, imputed cost सर क्या होता है? जो कॉस्ट आपको नहीं देना है लेकिन आप कंप्यूट कर रहे हो टू कैलकुलेट द ओरिजिनल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। सपोज मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ लगाया, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं 1 करोड़ की एफडी कर लेता, ठीक है, या फिर मैं अगर मैं 1 करोड़ का लोन लाता ना तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता 9% का, ठीक है। अगर मैं 1 करोड़ की एफडी कर लेता तो भी कॉस्ट कितना आता, तो भी मुझे इंटरेस्ट कितना आता, 7% का। तो ये जो 9%, 9 लाख या फिर 7 लाख का जो खर्चा है वो क्या है? इंप्यूटेड कॉस्ट है। सो इंप्यूटेड कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट, जो कि हम पेन पेपर में कैलकुलेशन करते हैं, जो एक्चुअली हम पे नहीं करते, ठीक है। इससे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगॉन, मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगॉन। आपने अगर कुछ बेनिफिट छोड़ा है कुछ और काम के लिए तो जो उसका कॉस्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप में से कोई बच्चा सीए करना चाहता है, आप में से कोई बच्चा बीकॉम के बाद, कुछ बच्चे हैं जो कि बीकॉम के बाद जॉब करना चाहते, कुछ बच्चे हैं जो कि बीकॉम के बाद सीए करना चाहते, ओके, ग्रेजुएशन के बाद वो सीए करना चाहते। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीए करोगे तो आपको 3 साल या फिर 4 साल तो लगेंगे, 4 साल लगेगा। अगर आप सीए नहीं करते तो बदले में आप क्या करते? जॉब कहीं ना कहीं करते। तो अगर जॉब करते तो सपोज आपको 15,000 का सैलरी मिलता पर मंथ, 15,000 की सैलरी आपको मिला पर मंथ का, ठीक है। अगर आप सीए करोगे तो आपको ये सैलरी नहीं मिलेगा, तो आपने ये सैक्रिफाइस किया, तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगॉन। अगर आप सीए करोगे तो बीकॉम के बाद अगर आप जॉब करके जो सैलरी अर्न करने वाले थे, 10,000, 12,000, 15,000, जो भी सैलरी आप अर्न करने वाले थे, अब आप वो अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1,80,000 का एनुअली आपका लॉस हो रहा है, 4 साल में आपका 7,20,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सीए करने का जो आपका कॉस्ट है वो इतना है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगॉन, ओके। अच्छा, कैपिटलाइज कॉस्ट, कैपिटलाइज कॉस्ट का मतलब सर क्या होता है? देखो, these are the costs which are initially recorded as asset and subsequently treated as expenses. Installation expenses on the erection of the machine are added to the cost of the machine. Capitalized cost क्या होता है? देखो, जो कॉस्ट एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, जो एक्सपेंसेस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है एंड बाद में डिप्रिसिएशन के थ्रू से हम राइट ऑफ करते हैं, वो होता है आपका कैपिटलाइज कॉस्ट। जैसे कि अगर मैंने एक एसी लगाया, एसी का कॉस्ट था 30,000 का और जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, 1,500 का, तो मेरा एसी का कॉस्ट कितना बन जाएगा? 31,500, 31,500, 30,000 प्लस 1.5 के, ठीक है,
इट विल बी योर कैपिटलाइज कॉस्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? देखो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विथ परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स in the case of merchandise or inventory. In the production scenario, such costs are associated with acquisition and conversion of material and all other manufacturing input into the finished product or sales. Hence, under marginal costing, variable manufacturing cost and under absorption costing, total manufacturing cost constitute invariable or product cost. अच्छा देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, अदर जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आप खर्चा करते हो, वो टोटल खर्चा को आपको बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, सो उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट व्हिच इन्वॉल्व्स कैश आउटफ्लो। दिस इज कॉन्सेप्ट इज ए शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट एंड इज यूज्ड फॉर डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस इन रिसेशन। देखो, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है? जैसे कि आपको पता है कि डिप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। डिप्रीसिएशन हम कैश में नहीं देते, हमने ऑलरेडी एसेट में खर्चा किया है, अब हम उस एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? रिड्यूस करते जा रहे हैं, राइट ऑफ करते जा रहे हैं, तो वो है आपका डिप्रीसिएशन। ठीक है, डिप्रीसिएशन हर साल आपके पीएनएल की डेबिट साइड में आता है, लेकिन आपको देना नहीं है, आपको अपने पॉकेट से वो नहीं देना है। लेकिन रेंट, सैलरी, ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये आपको आउट ऑफ पॉकेट आपको देना है। तो जो कॉस्ट आपको आपके कैश में देना है ना, जो कॉस्ट आपको बाकी दूसरे लोगों को देना है, अपने कैश में देना है आउट ऑफ पॉकेट, वो क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो कि नॉन कैश आइटम है। जैसे कि डिप्रीसिएशन हो गया, वो नॉन कैश आइटम है। जैसे कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो भी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। ठीक है, सॉरी, वो भी क्या है? नॉन कैश आइटम है, तो वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में नहीं आएगा। जो कॉस्ट आपको एक्चुअली में कैश आउटफ्लो करवाते हैं, जो भी आपको कैश में पेमेंट करना है, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। अच्छा, शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? देखो, बिजनेस जब बंद होता है ना, तो उस टाइम पे कुछ खर्चा होता है। ओके, दोज कॉस्ट व्हिच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन इफ ए प्लांट इज टेम्पररीली शट डाउन, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. These costs cannot be eliminated with the closure of the plant. In other words, all the fixed costs which cannot be avoided during the temporary closure of a plant will be known as shutdown cost. देखो, सपोज मैंने एक मोमो की दुकान लगाया, ठीक है, मोमो की दुकान लगाया मैंने, या फिर एक जूस का एक जूस शॉप मैंने ओपन किया, ओके, जूस का स्टॉल। अब सर, जो गर्मी के टाइम था ना, समर के टाइम पे जूस का जो ये दुकान है बहुत अच्छी तरीके से चला। मैंने एक दो स्टाफ भी रखा, जूस की दुकान का जो डिप्रीशिएशन वगैरह होता था वो मैं आराम से पे कर सकता था, मतलब आराम से रिकवर हो जाता था, एंड एट द एंड मुझे कुछ प्रॉफिट होता था। आफ्टर पेइंग सैलरी, रेंट ऑफ द शॉप, सब कुछ देने के बाद मेरा प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन जब सर्दी का सीजन आया ना, तो लोगों ने जूस पीना बंद कर दिया। गर्मी में ज्यादा पीते, बारिश के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे नहीं पीते। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने क्या कर रहा, अपना दुकान बंद कर दिया। ठीक है, मैंने अपना जो जूस का दुकान था वो बंद कर दिया। अब मैंने बंद किया, लेकिन आप सोचो कि मुझे सैलरी नहीं देना है, अपने एम्प्लॉय को मैंने निकाल दिया, सैलरी अब नहीं देना है, रेंट तो देना है ना, क्योंकि जिस जगह पे मैं वो जूस का दुकान बना रहा हूं ना, उसे क्या करना है, उसकी जो ओनर है उसे तो रेंट पे देना है। उसके साथ साथ जो डिप्रीशिएशन, जो मेरे इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर जो डिप्रीशिएशन आ रहा है वो भी मुझे पे करना है। तो ये सारे जो कॉस्ट दुकान बंद होने के बाद, बिजनेस बंद होने के बाद फिर भी चल रहा है, वो है आपका शटडाउन कॉस्ट। ओके, अच्छा, सॉन्ग कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकॉर्डेड इन द पास्ट आर नोन एज सॉन्ग कॉस्ट। जो कॉस्ट आपने पे कर लिया है ना, वो सॉन्ग कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मिस्टर राम बोल के एक बच्चा था, राम बोल के मेरा एक स्टूडेंट था, उसने सीए का एडमिशन कर लिया। सीए का एडमिशन के लिए कितना खर्चा होता है सर? 18,000। सीए के इंस्टीट्यूट को दिखा दिया, सबने बोला, यूट्यूबर वालों ने सबने बोला कि सीए आज के टाइम पे बहुत इजी कोर्स है, कोई भी कर सकता है। तो ये भी क्या हुआ, यूट्यूब में बात सुन के सीए में एडमिशन उसने ले लिया। जैसे ही उसने क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया, तब उसे पता चला कि नहीं यार भाई, सीए तो मेरे बस का बात है ही नहीं। फिर दोबारा गया इंस्टीट्यूट के पास कि भाई मेरा जो एडमिशन है वो आप रिफंड कर लो, 18,000 जो आपने लिया है वो मुझे वापस करो। सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम अब एक बार एडमिशन ले लिया तो दोबारा वापस नहीं करेंगे। तो ये जो कॉस्ट उसका गया ना मिस्टर राम का, वो क्या है? सॉन्ग कॉस्ट। यानी कि एक बार आपने पेमेंट कर लिया, दोबारा वो लौट के नहीं आएगा,
ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है सॉन्ग कॉस्ट। ओके, डन सर। उसके बाद एक टाइप का कॉस्ट है जिसका नाम है एब्सोल्यूट कॉस्ट। ओके, और कुछ थोड़ा बहुत कॉस्ट है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।